बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज का दिन व्हेन इट कम्स टू सुप्रीम कोर्ट, व्हेन इट कम्स टू रीसेंट अमेंडमेंट्स, हुकूमत, ऑपोजिशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सारी चीज़ें एक साइड पर रख के एक चीज़ को लेकर आइन, कानून, उसकी बालादस्ती, सिविलियन सुप्रीमेसी की जिसकी हम बात करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उसको लेकर बड़ा हैपनिंग डे था। बड़ी होप्स थी लोगों की, नंबर गेम पता थी कि जुडिशल कमीशन में क्या होने जा रहा है। बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट भी कर रहे थे कि जनाब अगला कौन होगा आईनी बेंच का सरबराह। इस सारी सूरत हाल के बाद अब आगे का पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, उनके ऊपर आज इस ब्लॉग में बात करते हैं। मेरे साथ वसीम मलिक साहब मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। मलिक साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब आईनी बेंच के सरबराह एक्सपेक्टेड थे? बिल्कुल एक्सपेक्टेड थे। और जो लोग पैगाम लेके आते हैं, जिन्हें बहुत सारे लोग तो डाकिए कहते हैं, मैं नाई का नाम देता हूँ, वो नाई जो थे वो बहुत अरसे से बता रहे थे। और सबको पता था। देखिए, मसला 26वीं आईनी तरमीम भी नहीं है, मसला उसका तरीक़ाकार भी नहीं है। मसला 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की तकर्री भी नहीं है। मसला आईनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बतौर सरबराह लगाना भी नहीं है। मसला ये है कि आपने किया क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। हमें किसी को कोई समझ नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह है, एक जज जिसकी, या तो आईनी जज होता ना, हर जज की एक काबिलियत होती है। कोई सिविल मुकदमात हैं, कोई दीवानी हैं, कोई फौजदारी हैं, कोई आईनी हैं। इस मुल्क की अदलिया की बदकिस्मती क्या हो सकती है कि आपके पास इस वक्त दो सबसे बड़े ब्रिलियंट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, ब्रिलियंट माइंड्स, बोथ ऑफ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह। आपने उन्हें खुटे लाइन लगा दिया। ऐसे रोक दो, लगा दिया। फिर अब इसके ऊपर वापस आते हैं। एक क्वेश्चन जो बार बार मेरे माइंड में आ रहा है, बार बार आ रहा है, जस्टिस याहिया, मतलब वाज इट ऑल प्लान्ड, या जस्टिस याहिया को, चीफ जस्टिस को भी नहीं पता चला कि व्हाट हैपेंड? मैं उस तरफ भी आता हूँ जी। लेकिन आप ये देखेंगे, एक ऐसे शख्स को आपने आईनी बेंच का सरबराह बना दिया, और जिसने जिंदगी में कभी कोई आईनी बेंच का इतना कोई जबरदस्त फैसला जो है जो कहीं कोर्ट कर सके, मैं उसको बताता हूँ ना, काजी साहब के साथ बैठना। काजी साहब भी कोई आईनी दिमाग नहीं थे बहुत बड़ा। एक शख्स जो कि कोर्ट रूम में बैठ के एक सफे का जो फैसला है 2.5 घंटे में डिक्टेट करवाता था, वो जज है। मैं चैलेंज करता हूँ, बड़े मुअज़्ज़ज़ जज हैं अमीनुद्दीन खान, लेकिन सिविल जज हैं। आपने आईनी बेंच का सरबराह बना दिया। छोड़ दीजिए उनके रिसर्चर्स को, जरा एक साइड पे रखिए, उन्हें कहिए कि ये आईनी मुकदमा है, आइन की इसमें तशरीह करनी है, आप कोर्ट रूम में बैठ के कोई ऑर्डर डिक्टेट करा दें। एक सफे का ऑर्डर भी वो शख्स डिक्टेट कर दे। एग्जैक्टली। एक शख्स जिसका क्रेडिट पे, यार उसकी प्रोफाइल तो अपडेट कर दो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसकी वेबसाइट पे प्रोफाइल लिखी हुई है कि ये शख्स जो है वो सिविल मुकदमात का बहुत माहिर जज है। और उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आसिफ सईद कोजा साहब जब लेकर आए, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला यह था कि उस वक्त सिविल केसेस की भरमार थी। उसके पीछे एक सोच ये थी कि ये शख्स आएगा और सिविल मुकदमात सुनेगा, लेकिन उस शख्स के क्रेडिट पे एक सबसे बड़ा मुकदमा है। वो शख्स सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पे लिख रहा है कि ये फैसला जो है ये आइन के मुताबिक नहीं है, क्योंकि ये हमारा फैसला नहीं है, अक्सरियत का फैसला, इस पे अमल दरामद ना करें। यहीं से आप कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट होने का, यहीं से आप लीगल माइंड होने का, कि सारी जिंदगी एक प्रेसिडेंट, सारी जिंदगी एक ही चीज़ आपको और मुझे पढ़ाई जाती रही है, अक्सरियती फैसला माना जाएगा। एक जज की अक्सरियत भी हो बेशक, उस फैसले में माना जाएगा। और एक जज साहब जो ये कह रहे हैं कि अक्सरियती फैसला है, आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, बेशक ना माने, रीज़न कि हम इस फैसले के एंटी थे, तो फिर आज आइन और कानून के साथ क्या होगा? अगर ये कोई सिविलाइज्ड मुल्क होता, आइन और कानून के मुताबिक चल रहा होता, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस वक्त जेल के अंदर होते। जी, उस लिखने के बाद वो शख्स जो कि इस वक्त आइन और कानून का सबसे बड़ा मुजरिम है, आपने बैठ के उसे आईनी बेंच का सरबराह बना दिया। और बात फिर यहीं तक नहीं रुकती। आपने अभी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की नाम लिया। बहुत सारे लोग जो हैं वो, आपने और मैंने एक वीडियो की थी और हमने कहा था कि हमें इंतजार करना चाहिए, कहीं ये सिर्फ ऑप्टिक्स तो नहीं है। yes. और हमने कहा था कि अभी ये जो गर्द है ये थमेगी तो आहिस्ता आहिस्ता नजर आएगा, क्लैरिटी आएगी। अब वो गर्द थमने लग गई ना। पता चला कि एक शख्स जो चीफ जस्टिस बना है, वो अपने पहले हफ्ते में कानूनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहरा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसका एक, इस पे भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग सुबह से लगे हुए हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे, उन्होंने किस कैपेसिटी में जो ये कमेटी इजलास है वो बुलाया। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तो 2 रुकनी कमेटी के मुखालिफ थे, वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की उस 2 रुकनी कमेटी को नहीं मान रहे थे। यहीं पे हम
फिक्री बददियानती करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का दोबारा खत पढ़िए, उसमें उन्होंने लिखा था कि जब ऑर्डिनेंस चीफ जस्टिस को यह अख्तियार देता है कि वो किसी भी जज को नामजद करे, अपनी मर्जी का जज, जस्टिस मुनीब को निकाल के वो किसी जूनियर जज को नामजद कर रहा है तो उसकी रीजनिंग दे, सिर्फ वजूहात बता, वजूहात नहीं बताई गई, लिहाजा मैं इस कमेटी में नहीं बैठता। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वो खुद कमेटी तश्कील दी और उसके बाद उस कमेटी ने बैठ के इजलास किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2 पढ़ लीजिए, 2-1 वो उसमें मेजॉरिटी के साथ फैसला है। उस फैसले को ना मानना भी मैं नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का मिसकंडक्ट मानता हूं। और अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ वक्त देना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो इस डेवलपमेंट के बाद कोई वक्त देने को तैयार नहीं हूं, ये मेरी जाती राय है। मे बी मतलब डीप डाउन आई हैव अ फीलिंग मे बी कि वो ये नहीं एंटिसिपेट कर सके कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी आगे। वो ये नहीं एंटिसिपेट कर चुके हैं कि 5 दिसंबर को मैंने जुडिशियल कमीशन का इजलास बुलाना है। जब इस मुल्क के बच्चे को पता था कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास है उसमें मेजॉरिटी है। मुझे एक और बात बताइए, कल कानून साजियां हुई हैं, उन कानून साजियों से पहले आपके लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान 2.5 घंटे कहां बैठ रहे हैं? मुलाकात हुई, ऑन बोर्ड लिया गया चीफ जस्टिस के चैम्बर में। आज दिन 11 से 12 बजे के दौरान वजीर कानून जो है उसका चैम्बर में बैठना क्या बनता था? ठीक। और उसके बाद अब जस्टिस याहिया अफरीदी जो है सब प्री प्लान था। मुझे सिर्फ एक चीज का दुख है कि जस्टिस याहिया अफरीदी, दुख बहुत सारे हैं नहीं, वैसे तो एक चीज का दुख है। देखिए, हर शख्स जो है ना उसकी कोई, जब वो चीफ जस्टिस बनता है ना, अच्छी या बुरी उसके कुछ विजन होता है, वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहता है। आप 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बने हैं और आपने किस कैपेसिटी में जाकर, किस डीलिंग के नतीजे में अपनी पावर्स जो है इस हद तक डिसॉल्व कर दी हैं कि आप भी बैठ के ना, अब जो गैर आईनी तो मैं नहीं कहता, लेकिन वो मुकदमात जिनमें आइन का सवाल नहीं होता, आप बैठ के लोगों की तलाकों के फैसले, बच्चों की हवालगी के फैसले, टैक्स मैटर्स, रेंटल इश्यूज, प्लाट का कब्जा छुड़ा दिया, प्लाट आप बैठ कर ये मामला सुनिए। जो एक्सपर्टी थी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की, अब वो आप सुनिए, और जो आपकी एक्सपर्टी थी वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठ के सुनेगा। चले, मैं इसके ऊपर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे बहुत क्लियर हूँ मैं। व्हेन इट कम्स टू इवन जस्टिस याहिया साहब, उनसे कहीं ज्यादा व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो उससे कहीं ज्यादा मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीर, दे वर नोन फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन बस बाईपास कर नए चीफ जस्टिस है ना, नए चीफ जस्टिस है ना, एटलीस्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो आज के जुडिशियल कमीशन के जारी होने चाहिए ना, ऑब्वियसली वो तो, और उसके जारी होने चाहिए। डिबेट क्या हुई जस्टिस अमीनुद्दीन खान की इस सारे मामले में, कौन से बड़े आईनी फैसले हैं, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर को क्यों नहीं लगाया गया? और यहाँ पर ये अब जो सारा ऑनर्स है ना, ये जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के आता है। अगर इस कमेटी में आज के रोज उन्होंने ये एजेंडा नहीं रखा कि हजूर हमने तो, हमारा तो फैसला है, इसके ऊपर तो फुल कोर्ट बना हुआ है, अगर उन्होंने ये मामला नहीं रखा कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो मुकम्मल नहीं है, मुझे फिर चले, मैं अगर गलत हूं, आइन का टेक्स्ट है, आइन के टेक्स्ट पे गिनती से कब से अक्सरियत से फैसले होने लगे कि 13 जजेस बैठेंगे, 13 रुकनी बैठेगा, आपने कहा 12 बैठा है, ओहो हम गिनती करा लेते, 1 2 3 4 9 ने हक में वोट दे दिया, 3 ने हक में नहीं दिया। तो हमें बताया गया, या फिर आप आईनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं। फिर आपसे बेहतर तो वो पीसीओ के जजेस थे जिन्होंने एटलीस्ट ये तस्लीम तो किया कि हम एक आमिर के ऊपर हल्फ लेते हैं। आप तो आज भी कह रहे हैं कि हम आइन और कानून के ऊपर हल्फ लेते हैं। जेडे उन पीसीओ जजेस का सारी कैंपेन में लीड कर रहे थे, उन्होंने खुद ही पीसीओ जजेस के हल्फ लिए थे। Exactly. क्या तारीख और इनमें से तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, बड़ा नाम है इनका। ये तो उस वकला तहरीक के नतीजे में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं। और अगर जस्टिस याहिया अफरीदी, अगर याहिया अफरीदी सरेंडर कर चुके हैं, मैं जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर और दीगर जजेस को देखूंगा कि अगर वो इस सारे मामले पे अपना कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं देते, यार जज ने कि टांग थोड़ी मारी, नहीं चीजें रिकॉर्ड पे रखें, तो रिकॉर्ड पे तो खतों का तारीख को तो एटलीस्ट दुरुस्त करें ना। वो ला रहे हैं, आप उसमें बैठ के बताएं कि जी अगर आपने सारी जिंदगी यही मुकदमात बैठ के सुनने हैं तो फिर आपने 31 जुलाई का जो फैसला किया था उस फैसले का हम क्या करें? हम उसका अचार डालें? अच्छा, तस्वीर का दूसरा रुख भी लोगों के सामने रख देते हैं। रीजन के लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में, आम पाकिस्तानी का क्या इंटरेस्ट सुप्रीम कोर्ट कड़े उन्होंने केसेस लग गए थे, केसेस की नोयत ऐसी थी, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसा था कि लोगों का इंटरेस्ट था सुप्रीम कोर्ट में। रीजन वाज पीटीआई, बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब, यही 2-3 रीजन थी कि लोगों का सारा फोकस सुप्रीम कोर्ट की जानिब था। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यही वजूहात थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो ऊपर नीचे अमेंडमेंट्स ये वो सारा हो रहा है, उधर भी आप जरा इसको पर्सपेक्टिव ब्रॉडर करके देखें तो लगता है कि जनाब इमरान खान साहब इज द टारगेट। पीटीआई के ऑप्शंस अभी भी हैं, ना तो इमरान खान टारगेट है ना पीटीआई टारगेट है, टारगेट इस मुल्क की आवाम है। देखिए उन्होंने 8 फरवरी को बाहर जाकर मैंडेट दिया, तो ये बराह रास्त जो आईनी मुकदमात है ना,
ये पाकिस्तान के अवाम के मुकदमात हैं। आज ये जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये आईनी बेंच फैसले करेगा तो उसका असर जो है आप पे, मुझ पे, इस मुल्क की अवाम पे पड़ेगा। तो उसके बाद पीटीआई के जो ऑप्शन है, मैं ये नहीं समझता, ऑन अ सीरियस नोट, ऑनेस्टली मैं पीटीआई के सारे मामले में स्टेक नहीं देख रहा। हाँ, पीटीआई की ये हकीकत थी कि वो पहले अपने अदालती मामलात को, अपने सियासी मामलात को अदालत की जानिब देख रही थी। अब उनको दूसरी तरफ देख अब उनको अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, अपनी कोई वो सारे मामलात बनाने पड़ेंगे, डील करनी है। सो बिस्मिल्लाह इमरान खान साहब करें, पहले भी सियासतदान करते रहे हैं। मामला सीधा सा है, हमारे लिए आइन और कानून जो है वो मुकद्दम है, और उसके ऊपर अगर खिलाफ वर्जी होगी तो जितना आज हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जितना जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि खुद माजी में चलें, आज वो एक तारीख की दुरुस्त हिम्मत में अपने आप को रखे हुए हैं, तो यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को लाने में जो किरदार था वो भी उन्हीं का था, जस्टिस अतर मिनुल्ला का था, 90 रोज वाला फैसला दीगर जजेस का था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस तरह चलाना है, 34 जजेस की भरमार, मतलब यार ये किस रियासत में होता है? मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती कि जो यहाँ कुछ हो रहा है। हुकूमत अदालतें चलाएगी, हुकूमत नहीं, खुल के बोलना चाहिए ना सर। एक ऐसी पार्लियामान जो अपना वजूद जिसका है अभी तक क्वेश्चनेबल है, जिसके ऊपर सवाल वजूद भी नहीं सर, ऐसे इस मुल्क के सियासतदान जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के सामने सरेंडर किया, ऐसी एग्जीक्यूटिव जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के सामने सरेंडर किया, ऐसी पार्लियामान जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के सामने सरेंडर किया, वो अदालतें चलाएंगे। वो अब अदालतें चलाएंगे तो बराह रास्त इस मुल्क की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो अदालतें चलाएगी। तो ये पीसीओ से भी बदतरीन है। और अगर इसमें मट्टी पाओ, आहिस्ता आहिस्ता अपनी नौकरी बचाओ और हमें ये लॉलीपॉप दो कि जी हम स्पेस में रहेंगे तो जी हम आवाज उठाते रहेंगे, हम फैसले देते रहेंगे। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं ना, उसके ऊपर थोड़ा पॉलिटिकली मैं उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट्री कर दूं। आज तो कमेंट्री ही है कि पीटीआई के पास एक ही ऑप्शन अब बची है कि जनाब प्रोटेस्ट, स्ट्रीट पार शो करें, लोगों को लेके आए। तो आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं पिछले ब्लॉग में भी कहा था, मे बी यू डोंट लाइक, मे बी मैसेज के बात इस टाइम के ऊपर नहीं सुनना चाहते। पीटीआई की दस्तयाब लीडरशिप से किसी इनकलाब की उम्मीद मत रखिएगा। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। इवेंट्स हैं पिछले 2-4 महीने के, उन इवेंट्स को उठाकर देख लीजिए। सबसे बड़ा इवेंट जहां से कह लीजिए ना कि एहतजाजी तहरीक का, पंजाबियों के अंदर लक टूट गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक का, वो डी चौक था। वो अली मीन गड्डापुर साहब थे, वो उनका केपी के हाउस जाना, फिर वहां पे उस रात में कौन कौन से पार्लियामेंटेरियन पीटीआई के उनसे राब्ते में थे, कहाँ कहाँ पर थे। फिर वो एक सेनेटर है, वो कहते हैं मैंने शिबली फराज को अपना बताया एड्रेस फोन के ऊपर कि मैं फलां जगह हूँ, उतों निकल के मैं आधे घंटे बाद जा रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सारी कहानियां वक्त के साथ साथ अनफोल्ड होंगी आपके मेरे ये सामने। सब बातें माजरत के साथ इमरान खान को नहीं पता। आज मेरी एग्जैक्ट में उस तरफ आ रहा था, उस नुक्ते पे आ गए। आज मेरी कुछ ऐसे लोगों से बात हुई कि जिनके ऊपर तो बैन लग चुका है कि वो जेल में जा नहीं सकते। मैंने उनको कैटेगोरिकली पॉइंट ब्लैंक पे रख के पूछा, मैं कि यार ये हर चीज़ जाकर रिपोर्ट नहीं होती? कहते हैं जनाब इमरान खान साहब को रिसेंटली है कि हफ्ता 10 दिन की जो मुलाकातें दोबारा स्टार्ट हुई हैं अक्टूबर के एंड में जाकर, उनमें एक साहब ने जाकर बताया कि खान साहब वो डी चौक में तो लाखों लोग आ गए थे। तो खान ने एग्जैक्टली मुझे बताया गया कि आगे से कब यार मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। मतलब वहां पर जाकर ये रिपोर्टिंग भी होती है। अली अमीन का सरेंडर इमरान खान को नहीं पता, किसी ने जाकर नहीं बताया। उसके ऊपर भी ऑब्वियसली पता है, लेकिन किन सर्कमस्टांसेस में है इसका मुझे नहीं पता। लेकिन सर्कमस्टांसेस में किस तरह एक शख्स को देखिए, एक शख्स को आपने पूरे केपीके का वजीर आला बनाया, जहां आपको मैंडेट मिला और 2 तिहाई से बढ़ के मिला, और इस एस्टैब्लिशमेंट थर्ड टाइम मिला, धांधली ज़्यादा कंसेक्टिवली थर्ड टाइम, धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में भी मैनेज नहीं कर सके आप। वहां पे ग्राउंड रियलिटीज ऐसी थी, तो आपने उसके ऊपर एक ऐसी शख्सियत को बिठाया। इमरान खान का ही फैसला था कि जो कभी अगर मुझे मज़ाहमत करनी पड़ती है, नहीं क्लोज प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू यार। उस्मान, वो इमरान खान की फैसला था ना, उस्मान बुज़दार सर। अब सूरत मतलब गलत फैसले लोगों से वो एक शख्स ने बैठ के फैसला किया कि मैं मरकज से पंजाब भी चलाऊंगा, केपी भी चलाऊंगा, वो उसका सियासी फैसला था। आप इस मुल्क की, आप खुद को नहीं, इस मुल्क की आवाम को भी मुश्किल में ले गए हैं ना, एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव बनाकर। हर घर ने फेस किया है। आपने एक शख्स को बुलाया कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी, एहतजाज होगा, मुज़ाहमत होगी, तो ये शख्स जो है वो लीड करेगा। और एट द मोमेंट जब आपको ये पता चल चुका है कि उसने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, तो अभी तक वो वजारत आला की कुर्सी पे क्यों बैठा है? ये क्वेश्चन तो पीटीआई के सामने पुट अप होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम एक इसका काउंटर नैरेटिव भी आता है। आज ही आया वो काउंटर नैरेटिव भी, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वार्टर से पीटीआई के आया है। हम कोई मिड वे निकालना चाहते हैं। फिर वो मुझे आगे से एक स्टेटमेंट सुनाएगी बैरिस्टर सैफ साहब वाली। मैंने कहा जी वो ऑफिशियल स्टेटमेंट कंसीडर को। उन्होंने कहा यार मतलब गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन है केपीके की, एक सूबे का वज़ीर आला का स्पोक्स पर्सन है, उसको ऑफिशियली आप कंसीडर करें। डील नहीं है, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि अब हकीकी आज़ादी का नारा लगा के अगर सलमान अकरम राजा साहब बैठ के आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के ऊपर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये फोर्सेस का अंदरूनी मामला है, तो कहीं ना कहीं वो जो स्टेटमेंट है, अगर तो वो इमरान खान का स्टेटमेंट है,
तो फिर इस मुल्क I की- don't think so. अगर वो I don't think so. अगर वो इमरान खान का स्टेट अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर Big रहा हूं। if. हाँ, अगर तो वो इमरान खान का स्टेटमेंट है तो फिर बेहतर है कि इमरान खान के सामने जो एक डील की ऑफर है वो करके और बाहर डील की आए। ऑफर हफ्ता बाद, जब गिरफ्तारी के हफ्ता बाद ही शुरू होगी, तो वही ना, उतने नहीं ही वो मिनट करके देंगे। बाहर आए, खुद भी उस कैदो बंद की सोबतों से बाहर निकलें, अपनी इस अवाम को भी मुश्किल से फैमिली, बाहर निकालें। बहनें, बेगम, बच्चे, सब तो चीजें बर्दाश्त करें, फिर चुप करके ये बनी गाला भी बैठे रहे ना। आप श्योर मतलब आप इंतजामी इशू कह देते हैं फोर्सेस के अंदर का, और आप एक शख्स को 8C में जो अमेंडमेंट की गई है, यानी मैं इस मुल्क का बादशाह हूं और मैं चाहूं तो तादमे मर्ग। उसको भी छोड़े मलिक साहब, उसको भी छोड़े आप यार। ये इतनी बारीक चीज है और इतनी मोटी चीज भी है एट द सेम टाइम, इसको समझ नहीं रहे लोग। और यार हुकूमती इकदाम अदालतों में चैलेंज होते हैं कि यार हुकूमत की अवामी लीग ठीक कर रही कि नहीं कर रही, और वही हुकूमत जज लाएगी यार कि जिनके सामने उनके एक्शंस चैलेंज होने थे। मतलब अजीब सी सूरत है यार। बट एक चीज ना, इट्स अ डार्क डे, इट्स अ डार्क टाइम्स। मतलब बाहर पॉलिटिकली पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर देखते हुए लुक्स लाइक बड़े ग्रे सी चीजें हैं सारी एंड ऑल दैट। बट एक चीज जरूर है इसमें एंड पे, वो ये है कि जब प्रेशर बहुत बढ़ जाता है ना किसी भी चीज के अंदर, तो वो फट जाती है चीज। अब ये किस हद तक जुडिशरी जो है, ये सुप्रीम कोर्ट फटता है नहीं फटता, वो सरेंडर करते हैं, वो इस तरह चलते हैं, दैट इज अप टू देम। लेकिन चीज़ें बदलेंगी ज़रूर, कब बदलेंगी हम देखेंगे, नेक्स्ट जनरेशन में बदलेंगी, आई डोंट नो, बट एट सम पॉइंट चीज़ें बदलेंगी ज़रूर। और उसी होप के ऊपर कहते हैं कि दुनिया का है। अपना ख्याल रखिए।